प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज के इस व्याख्यान वाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर व्याख्यानमाला गैलीलियन रूपांतरण अर्थात गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पर आधारित है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का व्याख्यान। जैसा कि स्क्रीन में शो हो रहा है, यह है महान खगोलीय वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जिन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की थी। प्रस्तावना: न्यूटन ने एक निरपेक्ष आकाश एब्सोल्यूट स्पेस की कल्पना की थी, जो एक ऐसा जड़त्वीय निर्देश फ्रेम व्यक्त करता है जिसके सापेक्ष प्रत्येक गति नापी जा सकती है। स्थिर तारे निरपेक्ष आकाश के सापेक्ष लगभग स्थिर माने जाते हैं। स्पष्टतः वे सभी निर्देश फ्रेम जो निरपेक्ष आकाश के सापेक्ष स्थिर हैं अथवा निरपेक्ष आकाश के सापेक्ष नियत वेग से चल रहे हैं, जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। ठीक है, जड़त्वीय फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन के गति विषयक सभी नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। इनमें जड़त्व का नियम भी लागू होता है, अर्थात एक स्वतंत्र वस्तु इन सभी निर्देश फ्रेमों में एक समान रैखिक गति कर रही होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम जड़त्व के नियम की वैधता वैलिडिटी की दृष्टि से पूर्णतः समतुल्य माने जाते हैं। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एवं रूपांतर समीकरण क्या होते हैं। इस बात से हम भली भांति परिचित है कि विभिन्न निर्देश फ्रेमों में किसी क्षण पर एक कण के भिन्न भिन्न निर्देशांक होते हैं और वे समीकरण जो दो निर्देश फ्रेमों में कण के निर्देशांकों के बीच संबंध बताते हैं या संबंध व्यक्त करते हैं, रूपांतर समीकरण या ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाते हैं। चित्र में आपको 3D डायमेंशन में दो निर्देश फ्रेम S और S' प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक निर्देश फ्रेम S जो है स्थिर है तथा दूसरा निर्देश फ्रेम S' जो है v वेग से गतिशील है। आइए अब हम जानते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतर समीकरण क्या होते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन चिर सम्मत भौतिकी अर्थात क्लासिकल फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने प्रस्तावित किया था। यह इक्वेशन इस बात की पुष्टि करता है कि अलग अलग जड़त्वीय संदर्भ तंत्र अर्थात इनिशियल फ्रेम में किसी वस्तु की स्थिति, वेग और समय किस प्रकार बदलते हैं। इनकी सीमाएं क्या है गैलीलियन रूपांतरण की। जब वेग प्रकाश की गति के करीब हो जाता है तब गैलीलियन रूपांतरण सही नहीं रहता। ऐसी स्थिति में लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा विकसित सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए दो संदर्भ तंत्र हैं जिसमें S और S', एक निर्देश फ्रेम S जो है स्थिर है और जो दूसरा निर्देश फ्रेम है S' जो S निर्देश फ्रेम के सापेक्ष स्थिर v वेग से क्या है, गतिमान है। तो दोनों के बीच के संबंध को हम क्या बोलेंगे, गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं गैलीलियन रूपांतरण के समीकरण। यहाँ पर देखिए जो चित्र में जैसे आपको प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ दो निर्देश फ्रेम S और S' लिया गया है ना, जिसमें किसी भी कण की स्थिति बिंदु P पर अलग अलग इसी सदिश R और R' के सापेक्ष आपको दर्शाया जा रहा है या प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर किसी कण का इसी सदिश बिंदु P के सापेक्ष जो है ना, S निर्देश फ्रेम में x y z और समय क्या होगा, t होगा। इसी प्रकार S' फ्रेम में इसी सदिश किसी बिंदु P के सापेक्ष x', y', z' और t' होगा। यहाँ पर S फ्रेम स्थिर है और S' फ्रेम S के सापेक्ष x अक्ष के साथ v वेग से क्या है, आपका गतिमान है। ठीक है, यदि S निर्देश फ्रेम के सापेक्ष S अक्ष के साथ v वेग से चल रहा है तो स्थिति सदिश या स्थिति पोजीशन S फ्रेम के लिए क्या होगा, गैलीलियन रूपांतर समीकरण x' इज इक्वल टू x माइनस vt, y' इज इक्वल टू y, z' इज इक्वल टू z और t' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका t हो जाएगा। ठीक है, समय टाइम के लिए इसका मतलब है ना, समय दोनों निर्देश फ्रेमों में समान रहता है। ठीक है, वेग या वेलोसिटी का रूपांतरण, यदि किसी वस्तु का वेग s में u है तो s' में वेग हो जाएगा u' इज इक्वल टू u माइनस v। ठीक,
त्वरण का रूपांतर क्या हो जाएगा, a डैश इज इक्वल टू a, यानी त्वरण भी दोनों फ्रेम में एक समान रहेगा, s डैश के लिए भी और s के लिए भी। अब गैलीलियन रूपांतर समीकरण की मुख्य विशेषता क्या है कि समय निरपेक्ष होता है, लंबाई नहीं बदलती है, ठीक है। न्यूटन के नियम सभी जड़त्वीय तंत्रों में समान होते हैं। चूंकि हम जो निर्देश फ्रेम लिए हैं एस और ए दोनों कैसे हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम हैं, ठीक है। और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जिसमें न्यूटन के सभी गति विषयक नियम क्या होते हैं, समान होते हैं और लागू होते हैं, ठीक है। और ये जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण होते हैं ये केवल कम वेग लो स्पीड के लिए सही है, अर्थात जो जिसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर या प्रकाश के वेग से क्या हो, कम हो, तभी ये इक्वेशन क्या होता है, काम में आता है। ये है गैलीलियन रूपांतर समीकरण का एक उदाहरण, जिसमें देखिए एक ट्रेन जो है v वेग से गतिमान है ना, और एक प्रेक्षक जो है स्थिर खड़ा हुआ है, और एक जो है आपका ट्रेन के अंदर जो है बैठा हुआ व्यक्ति है। इसके सापेक्ष जो है गैलीलियन रूपांतर समीकरण x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी क्या होगा, प्रदर्शित होगा। अतः ये देखिए ये एक समान वेग से जब ये ट्रेन जो है गतिशील है, गतिमान है, तो प्रेक्षक जो है एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में होंगे। माना S एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है जिसमें किसी क्षण t पर किसी बिंदु P पर घटना घटती है, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक जो है x, y, z और t है। अब यदि एक अन्य फ्रेम S डैश फ्रेम S के सापेक्ष नियत वेग से x अक्ष के समांतर गतिमान है तथा फ्रेम S डैश के निर्देशाक्ष तथा कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्रेम S के निर्देशाक्ष के समानांतर है, एवं दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु क्रमशः ओ एम ओ डैश प्रारंभ में t बराबर t डैश इज इक्वल टू 0 हो पर क्या हो, संपाती हो, तो फ्रेम S डैश में इसी घटना के घटित होने के बिंदु P के निर्देशांक कितने होंगे, x डैश, y डैश, z डैश और t डैश होंगे। अर्थात किसी कण का है ना इसी सदिश बिंदु P पर अलग अलग सदिश r डैश और r डैश के सापेक्ष अलग निर्देशांक प्रदर्शित करेंगे, जो S निर्देश फ्रेम में x, y, z और t, इसी प्रकार S डैश में x डैश, y डैश, z डैश और t होंगे, ठीक है। इनमें परस्पर निम्न संबंध होंगे जिन्हें हम गैलीलियन रूपांतर समीकरण कहते हैं। तो S फ्रेम के लिए जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z, t डैश बराबर t, एस फ्रेम के लिए हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार एस डैश फ्रेम के लिए गैलीलियन रूपांतर समीकरण होंगे x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, है ना, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश और t बराबर t डैश, जो यहाँ पर ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि बिंदु P के किसी क्षण फ्रेम S व फ्रेम S डैश में स्थिति वेक्टर क्या है, R और R डैश हो, तो वेक्टर त्रिभुज O डैश P में, ठीक है, हम वहां पर जो चित्र लिए थे है ना पिछले स्लाइड में, वहां से हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया है हमने, है ना, सदिश त्रिभुज। यहाँ पर हम जो है आपका ये लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू ओ डैश प्लस ओ डैश P, इसका मान रखेंगे OP इज इक्वल टू R, ओ डैश बराबर VT, है ना, VT क्या है आपका, चलिए गई दूरी, और दूरी बराबर क्या हो, दूरी बटे समय इज इक्वल टू वेग, तो x दूरी बराबर हो जाएगा वेग इंटू समय, ठीक है। और ओ डैश पी की वैल्यू हो जाएगा आर डैश। अब यार जब आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो हमको आर डैश की वैल्यू मिलेगी वेक्टर आर डैश इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर वी टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1.40 और 1.41 ये गैलीलियन रूपांतर समीकरण कहलाते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 1.41 को टी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं क्योंकि स्थिति सदिश है, ठीक है। तो टी के साथ अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा वेक्टर डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी, ठीक है। यहाँ टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी। अब ये जो है आपका डी आर डैश अपॉन डी टी ये हो जाएगा कैपिटल वी, मतलब दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, वेग, ठीक है। यहाँ भी दूरी बटे समय हो जाएगा वेग और माइनस वी का माइनस वी, ठीक है। तो वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी, इक्वेशन मिलेगा। ये क्या है आपके, जहाँ वी व वी डैश क्रमशः एस व एस डैश फ्रेम में कण के प्रेक्षित वेग है, और इन समीकरणों को वेग के योग का गैलीलियन नियम भी कहा जाता है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1.42 को फिर टी के साथ जब अवकलन करेंगे तो जब अवकलन करने क्या मिल जाएगा, वी डैश इज इक्वल ये हो जाएगा डी वी डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि फ्रेम एस डैश का फ्रेम एस के सापेक्ष वेग कैसा है, नियत है, ठीक है। एस फ्रेम जो है
आपका स्थिर है और एस डैश क्या है आपका, दूसरा फ्रेम एस डैश जो है एस के सापेक्ष क्या है, गतिशील है। ठीक है, इसी प्रकार अब ये ध्यान, वेग में परिवर्तन बटे समय क्या होता है, त्वरण की परिभाषा है। ठीक है, ये बन जाएगा त्वरण, तो डी वी डैश अपॉन डी टी ये बन जाएगा वेक्टर ए डैश और डी वी अपॉन डी टी बन जाएगा वेक्टर ए। अर्थात फ्रेम एस व एस डैश के सापेक्ष कण के प्रेक्षित त्वरण क्या होंगे, आपस में समान होंगे। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि डैश फ्रेम एस डैश भी फ्रेम एस के सापेक्ष कैसे होगा, जड़त्वीय फ्रेम होगा। यह है आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश बराबर जेड और टी डैश बराबर टी। ये आपका एस निर्देश फ्रेम के अंतर्गत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। आइए अब हम गैलीलियन रूपांतरण पर आधारित परिकल्पना पर चर्चा करते हैं। तो गैलीलियन रूपांतरण जो समीकरण है या गैलीलियन रूपांतरण की अवधारणा निम्न तीन परिकल्पनाओं पर क्या है, बेस्ड है, आधारित है। पहली परिकल्पना है कि किसी घटना का समय t किसी विशेष निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यदि किसी बिंदु पर होने वाली घटना के समय o और o डैश जो मूल बिंदु हैं, s निर्देशांक का मूल बिंदु o और s डैश निर्देशांक का मूल बिंदु o डैश प्रेक्षकों द्वारा यदि t व t डैश समय पर प्रेक्षित किया जाए या देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो t बराबर t डैश, अर्थात दोनों निर्देश फ्रेम में समय जो है आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, दूसरा परिकल्पना देखते हैं कि दो बिंदुओं अथवा दो कणों के बीच की दूरी किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करती है। यदि फ्रेम S में किसी छड़ के सिरों के निर्देशांक x1, y1, z1 और x2, y2, z2, ये क्या है आपका, किसी छड़ के दो सिरे हैं, पहली बिंदु और अंतिम बिंदु। ठीक है, तो पहली बिंदु निर्देशांक होंगे x1, y1, z1 और दूसरे बिंदु निर्देशांक होंगे x2, y2, z2। इसी प्रकार दूसरे निर्देश फ्रेम S डैश में उसी छड़ पर, ठीक है, उसी क्षण पर सिरों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश और दूसरे से एक निर्देशांक हो जाएंगे x2 डैश, y2 डैश और z2 डैश। तो फ्रेम S में छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार दूसरे निर्देश फ्रेम S डैश में हम यदि छड़ की लंबाई लें तो फिर फार्मूला हो जाएगा एल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट x2 डैश माइनस x1 डैश का स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। अब ये जो है गैलीलियन रूपांतर समीकरण जो हमने पढ़ा है 1.40 में, ठीक है, पिछले स्लाइड में, तो ये इक्वेशन x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1, y2 डैश माइनस y1 डैश इक्वल टू y2 माइनस y1 और z2 डैश माइनस z1 डैश इक्वल टू z2 माइनस z1। तो दोनों निर्देश फ्रेम में जो छड़ की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, एल डैश इज इक्वल टू एल। हमने इनकी विशेषता में पढ़ा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की लंबाई जो है नहीं बदलता। ठीक है, दोनों निर्देश फ्रेम में। तो अतः हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत लंबाई या दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहती रहती है, इनवेरिएंट या निश्चय रहती है, नहीं बदलती है। ठीक, इसी प्रकार हम यदि तीसरी परिकल्पना देखें तो तीसरी परिकल्पना है कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग क्षणों पर होने वाली घटना का समयांतर अर्थात टाइम इंटरवल किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता, अर्थात निश्चय रहता है। यदि फ्रेम S व S डैश में यह समयांतर क्रमशः डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और डेल टी डैश इज इक्वल क्या हो जाएगा, T2 डैश माइनस T1 डैश। तो डेल टी डैश इक्वल टू डेल टी, अर्थात समय जो है नहीं बदलता है दोनों निर्देश फ्रेमों में। आइए अब हम कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, है ना। वास्तव में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन निश्चरता की जो हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है वो टोटली बेस्ड है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर, अर्थात प्रायोगिक परीक्षणों पर भी क्या है, वो डिपेंडेंट है, जिसके अनुसार भौतिक विज्ञान के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में एक समान होते हैं। तो भौतिक विज्ञान के दो मूल नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि जितने भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है उसमें न्यूटन के गति विषयक नियम सभी क्या होंगे, लागू होंगे चिरसम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा नियम है कि समय जो है आपस में क्या होगा, बराबर होगा, सभी निर्देशों में क्या होगा, आपका समय जो है निश्चय रहेगा, समय क्या है, नियत रहेगा, समय क्या है, समान रहेगा। तीसरा मूलभूत नियम है भौतिक विज्ञान का कि किसी भी वस्तु या किसी भी कण का वेग दोनों निर्देश फ्रेमों में, ठीक है, प्रकाश के वेग से अधिक नहीं होगा, या तो वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है,
उदाहरण की बात करते हैं, यदि अंतरिक्ष यान स्पेसशिप स्थिर तारों के सापेक्ष नियत चाल से गतिमान है तो इसमें किए गए सभी एक्सपेरिमेंट या प्रयोग व सभी घटनाएं इसमें बैठे प्रेक्षक को ठीक वैसे ही प्रतीत होगी जैसे अंतरिक्ष यान के स्थिर होने पर प्रतीत होती है। ठीक, चूंकि दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को गैलीलियन रूपांतरण समीकरण द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है या संबंधित किया जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक ज्ञान के मूल नियम उन दोनों निर्देश फ्रेम एस और एस डैश जो दोनों जड़त्वीय होंगे निश्चर होंगे। ठीक है, जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण द्वारा क्या होते हैं, संबंधित किए जाते हैं। अब जो दो परिस्थिति है गैलीलियन रूपांतरण में हम ज्ञात करते हैं, है ना। पहली परिस्थिति है जब दो कार्तीय फ्रेमों की निरसाक्ष परस्पर झुकी हो तथा उनके मूल बिंदु O और O' आपस में क्या हो, समपाती हो। ठीक है, दो कार्तीय फ्रेम लेंगे हम लोग या निर्देश फ्रेम लेंगे S और S' जिसके निरसाक्ष जो है परस्पर झुके होंगे आपस में और उनके मूल बिंदु O और O' क्या होंगे, आपस में समपाती होंगे। दूसरी परिस्थिति उत्पन्न होगी जब दो कार्तीय निर्देश फ्रेम सापेक्षी वेग v इक्वल टू तीनों डायमेंशन में ivx प्लस jvy प्लस kvz से गतिमान होंगे तथा उनके मूल बिंदु समय t और t डैश बराबर 0 पर क्या होंगे, समपाती होंगे। तो दो परिस्थितियों में ही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं, ज्ञात किए जाते हैं। अब यह है पहली परिस्थिति, है ना, जिसके अंतर्गत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम ज्ञात करेंगे। तो परिस्थिति नंबर 1, दो कार्तीय फ्रेमों के निरसाख जो है परस्पर झुकी हुई हैं तथा उनके मूल बिंदु आपस में क्या है, समपाती हैं। एस व एस डैश निर्देश फ्रेमों की अक्ष परस्पर झुकी है तथा उनके मूल बिंदु एक ही बिंदु O पर स्थित है। यहाँ आप देख पा रहे हैं O और O डैश एक ही बिंदु पर क्या है, स्थित है। यहाँ पर दो निर्देश फ्रेम लिया गया है S और S डैश, एक बिंदु P पर, है ना, जहाँ कण का जो है इसी सदिश क्या है, एक्स वाई जेड एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। ठीक है, और इनकी सी सदिश क्या है, आपका आर और आर डैश जो आपस में बराबर है तथा इनके मूल बिंदु कार्तीय निर्देश फ्रेमों के अंतर्गत, कार्तीय फ्रेम के अंतर्गत O और O डैश दोनों आपस में क्या है, समपाती है। अब हम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो एक्स डैश की वैल्यू जो होगी ओ एक्स डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड के घटकों का योग, उसी प्रकार वाई डैश इज इक्वल टू होगा ओ वाई डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड के घटकों का योग और जेड डैश होगा ओ जेड डैश अक्ष के अनुदिश एक्स वाई जेड के घटकों का योग। अब इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डी सी के अंतर्गत जब हम उसको निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तो वैल्यू हमारा ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू होगा एक्स कॉस एक्स एक्स डैश वाई कॉस वाई एक्स डैश प्लस जेड कॉस जेड एक्स डैश। उसी तरह वाई डैश के लिए हो जाएगा एक्स कॉस एक्स वाई डैश प्लस वाई कॉस वाई वाई डैश प्लस जेड कॉस जेड वाई डैश। जेड डैश के लिए हो जाएगी जेड डैश इक्वल टू एक्स कॉस एक्स जेड डैश प्लस वाई कॉस वाई जेड डैश प्लस जेड कॉस जेड जेड डैश। ठीक है, इसको यदि हम लोग इस प्रकार से डिनोट करें, ठीक है, तो एक्स डैश इक्वल टू हो जाएगा एक्स सी एक्स एक्स डैश प्लस वाई सी वाई एक्स डैश प्लस जेड सी जेड एक्स डैश। वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी एक्स सी एक्स वाई डैश प्लस वाई सी वाई वाई डैश प्लस जेड सी जेड वाई डैश। जेड डैश इज इक्वल टू होगा एक्स सी एक्स जेड डैश प्लस वाई सी वाई जेड डैश प्लस जेड सी जेड जेड डैश, जहां सी एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स एक्स डैश, जहां एक्स व एक्स डैश अक्षों के बीच के कोण का क्या है, आपका एंगल का डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, अब फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को क्या कर रहा है, ये व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार फ्रेम एस डैश से एस में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, अभी हमने देखा ये जो इक्वेशन है ना, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, वो एक निर्देश फ्रेम एस से दूसरे निर्देश फ्रेम एस डैश में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण का संबंध बता रहा है। इसी प्रकार दूसरे निर्देश फ्रेम एस डैश से पहले निर्देश फ्रेम एस में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण निम्न होगा। यह हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश सी एक्स डैश एक्स प्लस वाई डैश सी वाई डैश एक्स प्लस जेड डैश सी जेड डैश एक्स। ठीक है, जहां अक्ष ओ एक्स पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के घटकों का योग, उसी प्रकार वाई इज इक्वल हो जाएगा एक्स डैश सी एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश सी वाई डैश वाई प्लस जेड डैश सी जेड डैश वाई। अक्ष ओ वाई पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के घटकों का योग प्रदर्शित कर रहा है। उसी प्रकार जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड इज इक्वल टू एक्स डैश सी एक्स डैश जेड प्लस वाई डैश सी वाई डैश जेड प्लस जेड डैश सी जेड 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 डैश जेड प्लस इज इक्वल टू अक्ष ओ जेड पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के घटकों का योग। इन्हें हम व्युत्क्रम
या व्युत्क्रम रूपांतर समीकरण या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, है ना, वो जो है फ्रेम एस से दूसरे फ्रेम एस डैश में गैलीलियन रूपांतर संबंध है। और ये जो इक्वेशन आपको सेम टू सेम दिख रहा होगा वो आपका दूसरे निर्देश फ्रेम एस डैश से, है ना, पहले निर्देश फ्रेम एस में गैलीलियन रूपांतर समीकरण को क्या करते हैं बताता है। अर्थात ये जो है एस निर्देश फ्रेम में जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण है वो एस डैश में जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण होंगे वो एक दूसरे का क्या करते हैं, व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ये बताते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। ठीक है, अब यदि फ्रेम एस जड़ती है तथा इसमें बिंदु पी पर स्थित कण पर कोई बल नहीं लगता है तो इसका त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, देखिए यदि किसी बिंदु पर कोई कण, है ना, बिंदु पी पर स्थित कण पर कोई बल नहीं लग रहा है, जैसे हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लेते हैं F इज इक्वल टू एम ए, क्या लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए लेते हैं। तो यदि कोई बल नहीं लग रहा है, यदि बल F इज इक्वल टू जीरो हो, तो जब बल जीरो होगा तो त्वरण भी आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अतः इसलिए इसका त्वरण शून्य है। तो डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर, ये आपका त्वरण का फॉर्मूला है। ठीक है, तो डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर जीरो, टी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर जीरो, और डी स्क्वायर जेड अपन डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा। अब जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण हमको प्राप्त हुआ है उसको यदि हम t के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे तो फ्रेम एस डैश में कण का त्वरण क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डैश अपन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स एक्स डैश डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स डैश डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर प्लस सी जेड एक्स डैश डी स्क्वायर जेड अपन डी टी जीरो। जो इक्वेशन हमको मिला था उसको हम, है ना, टी के सापेक्ष दो बार अवकलन किए तो फ्रेम एस डैश में कण का त्वरण निकल गया। तो डी स्क्वायर वाई डैश अपन डी टी जीरो जीरो और डी स्क्वायर जेड डैश अपन डी टी जीरो। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि फ्रेम एस के सापेक्ष, ठीक है, निर्देश फ्रेम एस डैश भी क्या है, जड़त्वीय है, क्योंकि इसमें भी कण का प्रेक्षित त्वरण क्या है आपका, शून्य है। ठीक, चलिए अब हम दूसरी परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं जिसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है ज्ञात किया जाता है। तो दूसरी परिस्थिति है जब दो कार्तीय फ्रेम, है ना, एस और एस डैश सापेक्षिक वेग v इक्वल टू आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड से गतिमान है तथा उनके मूल बिंदु समय t बराबर टी डैश इक्वल टू जीरो पर क्या होंगे, संपातित होंगे। ठीक है, तो चित्र आपको प्रदर्शित हो रहा है ना, जैसा कि जबकि दो कार्तीय फ्रेम सापेक्षिक वेग v इक्वल टू आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड से गतिमान है तथा उनके मूल बिंदु समय t बराबर टी डैश इक्वल टू टी जीरो पर क्या है आपका, संपाती है। ठीक है, ये मूल बिंदु पर है ना, टी जीरो। अब चित्र जो है यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया जा रहा है गैलीलियन रूपांतरण, है ना, जो ऐसे किया गया है कि मानव फ्रेम एस व एस डैश के मूल बिंदु ओ और ओ डैश समय t बराबर टी डैश इक्वल टू टी जीरो पर संपाती हैं। तो निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष वेग v इक्वल टू आई वी एक्स प्लस जे वी वाई प्लस के वी जेड से क्या होंगे, गतिमान है। ठीक है, इस प्रश्नता किसी क्षण t पर फ्रेम एस डैश की अक्षों एक्स डैश वाई डैश व जेड डैश क्रमशः फ्रेम एस डैश की अक्षों एक्स वाई व जेड के समांतर होंगे तथा फ्रेम एस डैश का मूल बिंदु ओ डैश जो फ्रेम एस के मूल बिंदु ओ के सापेक्ष कैसी दिशा में है आपका, एक्स दिशा में है। ठीक है, दोनों दिशा आपस में समांतर है। तो बिंदु ओ के सापेक्ष, ठीक है, एक्स दिशा में वी एक्स टी माइनस टी जीरो, वाई दिशा में वी वाई टी माइनस टी जीरो और जेड दिशा में वी जेड टी माइनस टी जीरो दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, ये तय करने के बाद का जो है आपका वेग समय के सापेक्ष लिया गया है। ठीक है, अब यदि किसी क्षण t पर किसी बिंदु p के निर्देशांक फ्रेम s में क्या है, x y z है और निर्देश फ्रेम s डैश में x डैश y डैश और z डैश है, तो इनमें गैलीलियन रूपांतर समीकरण कैसे होंगे, x डैश इक्वल टू होंगे x माइनस वी एक्स टी माइनस टी जीरो, है ना, y डैश इक्वल होगा y माइनस वी वाई टी माइनस टी जीरो और z डैश इक्वल टू होगा z माइनस वी जेड टी माइनस टी जीरो। तो ये दो परिस्थितियां हमने दो परिस्थितियों पर चर्चा की जिसके अंतर्गत हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उनको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू डियर लर्नर्स फॉर योर काइंड अटेंशन, थैंक यू वेरी मच।